तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और अब हम बायोलॉजी का, कल हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि कैसे आपको एनसीईआरटीज रीड करनी है, एंड आई रियली होप कि आपने उसके थ्रू एक प्रोसेस को देखा होगा। अब पॉइंट आता है, उसको करने का, वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं था कि उस पे व्यूज लाए जाएं। उसका मेन मकसद ये था कि आपको एटलीस्ट उसको देखने के बाद ये आइडिया लगे कि एक्चुअली पढ़नी कैसे है। वो ऐसा चैप्टर यानी सेल हो गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, या डिजीज रिलेटेड हो गया, ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। इसी वजह से मैंने मेन मेन क्वेश्चन जो है उठाए उन चैप्टर से, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आए या क्वेश्चन आए, प्लीज इट्स माय जेंटल रिक्वेस्ट, थोड़ी सी पेशेंस रखो, ट्यून्ड रहो और थोड़ा सा देखो कि कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट से पहले थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लगता है आप मॉक लगाने के डायरेक्ट लायक हो तो इट यू आर वेरी फ्री, यू कैन इजिली गो थ्रू द मॉक सेक्शन। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में बोल रहा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, मेन मेन लाइन प्रोमिनेंट बता दे रही हूँ। क्या बोला गया, लाइसोसोम्स कैसे हैं, पहले देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सैक्स है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, यानी कि अगर एक मेम्ब्रेन है तो उसमें इस तरह का एक सैक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है कि उसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। उसके बाद क्या बोला है कि ये बनते किससे, यानी ये जो एंजाइम्स है इनको बना कौन रहा है, तो यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको बनाने के लिए कौन है, ईआर। ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो फिर क्या कह रहा है कि इनका काम क्या है, तो इसमें आपको सीधा सीधा नाम दे दिया कि इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। उसके साथ साथ क्या काम करेगा, आपको फंक्शन जरूर याद रखने हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। ये सेल को क्लीन रखता है, कैसे, क्योंकि ये डाइजेस्ट कर देता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल भी डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कोई पर्टिकुलर एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहा है उसको भी डाइजेस्ट करेगा, और उसके साथ कोई टिश्यू, यानी चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी ये क्या करेगा, उस खराब टिश्यूज को डाइजेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, फॉरेन मटेरियल जो एंटर करता है, क्या क्या एंटर कर सकता है, बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, इसके अलावा ओल्ड ऑर्गेनली, यानी जो खराब ऑर्गेनली है उसको डिस्पोज करना है, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम में ही जाके ये एंडअप होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कहाँ एंडअप होता है, तो लाइसोसोम में एंडअप होता है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका काम क्या है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है, इसका काम है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में जोड़ना। अब एक बात समझो, अगर आपसे पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कौन तोड़ता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। अगर आपसे पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कौन तोड़ता है, तो आपका आंसर उस जगह पे चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिएगा कहां पे आपको मिलेगा, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में कौन तोड़ रहा है, लाइसोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम किससे आ रहा था, जल्दी से बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा था। उसके बाद वो करता क्या है, वो कैपेबल होता है कि वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ सके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो क्या होगा, उस समय पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी कब ऐसा होगा, या जैसे अगर सेल डैमेज हो गया तब हो सकता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उस समय पे बस्ट हो जाएगा, यानी फूट जाएगा, और उसके बाद कंप्लीटली जो एंजाइम होगा उसके ऊपर एक्ट करके उसे डाइजेस्ट कर लेगा, यानी बस्ट होने के बाद अब उस कूड़े को एंजाइम जो है डाइजेस्ट कर जाएगा। इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं स्क्रीन क्लियर करूं तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बाय हैंड गिना दे रही हूं, जब तक लिखूंगी बहुत टाइम चला जाएगा। लाइसोसोम्स को क्या पढ़ा आपने, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कहीं ना कहीं उसके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो स्पेशल चीज है, और उसको बना कौन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। फिर वो एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, क्लीन करता है फॉरेन मटेरियल्स को, उसके साथ साथ किसको क्लीन करेगा, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज होंगे जो खराब हो गए होंगे। ठीक, ये वाला मटेरियल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है, सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा एंजाइम के थ्रू, और फाइनली सारी चीजें एंड अप होंगी लाइसोसोम्स में। अब एक बार इसको रीच करेंगे एनसीईआरटी बुक के थ्रू, जो कि आपको ऑनलाइन ऐप भी है एनसीईआरटी की, उससे भी आप रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आएंगे, हमारे पास क्या आया, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने बोला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये कोई नई चीज नहीं थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी है जो इससे पूछी जाती है और हर बार गलत करते हो। मैं पहले ही उसको सबसे पहले आपको हाईलाइट कर देती हूँ जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक खासियत है, सेंस क्यों, क्योंकि दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैक्सिमम पूछी जाती है कि उनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है। दूसरी बात, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कुछ अपने प्रोटीन्स भी बना लेता है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। ठीक है,
अब ऊपर देखो इंपॉर्टेंट क्या दे रहा है कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं यानी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो पूछा जाए इनमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, तो उसमें आंसर माइटोकॉन्ड्रिया कभी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, यानी कि अगर मैं इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को बनाऊं तो मैं ये कहूंगी कि जो बाहर वाला एरिया है उसमें क्या है, छेद है, छेद मतलब पोरस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अच्छे से फोल्डेड है। ये क्या दिख रही है आपको, फोल्डिंग दिख रही है, इस तरह से प्रॉपर फोल्डिंग है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अंदर हो क्या रहा है, काम क्या चल रहा है। सबको पता है कि ये फोल्ड्स क्यों होते हैं, ये फोल्ड्स किस लिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एटीपी की जनरेशन कर सके। तो एपीटी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सिंपली कि लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सिंपली बोला केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ, यानी रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से पॉसिबल है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। दोनों में डिफरेंस है, ठीक। अब इसमें देख लो क्यों बोलते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि बॉडी यही एनर्जी स्टोर करती है जो एटीपी में है, ताकि वो नए केमिकल कंपाउंड्स को बना सके और बॉडी के मैकेनिकल वर्क को कर सके, यानी फिजिकल लेबर से जो आप काम ले रहे हो। ओके, नाउ कमिंग टू दिस थिंग, ये समझा दी, टॉपिक कवर्ड। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड्स। मैंने वही टॉपिक लिए जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर करोगे तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। प्लास्टिड्स है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखिए प्लास्टिड्स प्रेजेंट किसमें होते हैं, सिंपल बात, जहां पे एनसीईआरटी ओनली ले आए, ऑल ले आए, सम ले आए, वो जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ओनली, यानी किसमें प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें कलर होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आता है, मतलब क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो तरह के होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें क्या होती है, पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जैसे सेकंड क्लास, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो येलो और ऑरेंज पिगमेंट को कंटेन करते हैं, जो कि क्लोरोफिल के एडिशन में है। यानी सिंपली क्या पढ़ा कि क्लोरोफिल है जो कि क्लोरोप्लास्ट में की वजह से है, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट दो होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट तो होती है, उसके साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होती है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है ना। जबकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। तो वही बात लिखिए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट कैसे हैं, अगर हम इसको क्लीन कर ले, ल्यूकोप्लास्ट कैसे हैं, प्राइमरीली ऑर्गेनेली हैं, जो क्या कर रहे हैं, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टार्च को, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को और ऑयल्स को स्टोर कर रहे हैं। अब इसके बाद और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अंदर कैसे बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। तो अंदर जो है कई सारे मेम्ब्रेन लेयर्स हैं जो कि एक मटेरियल में एम्बेडेड है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। मान लीजिए ये है, तो इस तरह से आपके जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेयर्स बनी हुई, जिसको हमने स्ट्रोमा कहा। अब क्या बोला गया, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है, तो आपने बताया इस तरह से सिमिलर है क्योंकि जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी जो उसका बाहरी स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलता जुलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो जितनी स्पीड से पढ़ाना है उतनी स्पीड से पढ़ना है। फिर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। दो बातें आपको पता चल गई, ये पक्का पूछा जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लीन कर दूं, मैं फिर से बता दूं, ये सेक्शन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास आया बड़ा प्यारा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली एनसीईआरटी है, कहीं से कुछ नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इतना याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या बनाता है, लिपिड्स बनाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात याद रखो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अगर मान लीजिए ऐसे रास्ता है जिसमें गड्ढे हैं, ठीक है, तो गड्ढे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, इसके ऊपर मैंने बॉल रख दी, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, बॉल रखेंगे या कंकड़ रखेंगे तो रफ हो जाएगा। ये बॉल क्या है, ये बॉल राइबोसोम है, ठीक है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम लगा है वो कैसा हो गया, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो कैसा हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। वही बात इसमें समझाई गई है, बहुत जल्दी से देख लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फिर से बोला लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन ब्राउन ट्यूब्स का एंड शीट्स का, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ब्राउन ट्यूब्स और शीट्स है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये देखिए ना, आपको यहाँ पे सिंपली दिख रही होंगी, यहाँ पे जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेंगे, ये देखिए ये शीट्स वाला एरिया, ये शीट्स वाला एरिया है ना।
चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं और राउंड ऑब्लोंग बैग्स हैं जिसको वेसिकल्स बोलते हैं। तो ऑब्लोंग बैग्स को क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं, और ट्यूब्स को ट्यूब्स बोलेंगे नॉर्मल। ईआर मेम्ब्रेन का काम क्या है? सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से। यानी आपने कहा कि ईआर का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। दो टाइप्स के ईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो अगर रफ होगा तो सिंपल से याद रखो, रफ में क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। तो आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रेजेंट है किसमें? आर ई आर में, ठीक है। और वहीं पे अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें राइबोसोम नहीं होंगे। राइबोसोम क्या है? एब्सेंट है किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला है? कि रेटिकुलम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। आर ई आर क्या करता है? रफ लगता है। क्यों लगता है रफ? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं उसके सरफेस से, ठीक। जबकि राइबोसोम जो होता है इसमें काम क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फंक्शन देखिए जरूर देख लीजिए। क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। कौन? आर ई आर, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। दूसरी बात क्या बोलिए? मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को कई जगह पे ले जाता है जहां पे जरूरत होती है, ई आर के माध्यम से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से। अब उसी जगह आपको दूसरी बात बोलेगी, एस ई आर क्या कर रहा है? तो एस ई आर हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चर करने में फैट मॉलिक्यूल या लिपिड, यानी लिपिड और फैट दो चीजों का मैन्युफैक्चर कर रहा है जो कि सेल फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सीडीएस में एक बार पूछी गई थी, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। जैसे हम स्क्रीन क्लीन करेंगे, हमारे पास एक प्यारा सा वर्ड दिया हुआ है कि कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है सेल को बिल्ड करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके पेपर में भी आ सकता है। क्या पूछा है कि कौन सा प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं? जब क्या करता है, जो आर ई आर, ठीक है, जो एस ई आर है उसने कुछ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स लिए, कुछ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को लेके क्या किया? सम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को लेके मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म जो है यहीं से अराइज हो रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम राइटिंग दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीडीएस। अब आपसे क्या कह रहा है? सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन, कुछ जो है एंजाइम्स बन जाते हैं उसमें से और हार्मोन्स बन जाते हैं, यानी उसी प्रोटीन में से कुछ एंजाइम्स बन जाएंगे और कुछ हार्मोन्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ईआर जो है कई सारा वेरी करता है, यानी अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरह का होगा। बस इतना इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इधर देख लो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक फंक्शन जो ईआर का है वो क्या है? सर्व करना। कैसे? चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर मान लीजिए ईआर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? ये चैनल है किसके बीच में? ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको याद रखनी है, यानी कि यहाँ से कोई भी मटेरियल क्या करेगा? पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक में साइटोप्लाज्म से निकलकर न्यूक्लियस में मूव कर सकता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया है? serve to transport materials especially proteins between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, यानी साइटोप्लाज्म के बीच में भी कर सकता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या दिया? ER also function है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना था, इससे ज्यादा सोचना नहीं है ना इसके ज्यादा पढ़ना है। मेन एनसीईआरटी कवर कर लो। अगर एक दो क्वेश्चन 11-12 की बायो से आ भी जाते हैं तो उसके पीछे पूरी बायो नहीं बैठ के आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। वो इसलिए दिया जाता है कि जो बायो स्ट्रीम का बच्चा एनडीए दे रहा है वो उस क्वेश्चन को कर पाए। अब ये प्लास्टिड वर्ड मैंने पढ़ाया था, प्लास्टिड्स आपको नहीं पढ़ाना है, ये हो चुका है, ठीक है। आई हैव कवर्ड दिस। अब आपको जो ध्यान देना है वो इस टॉपिक में देना है जो कि है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में भी ज्यादा नहीं देखना है। स्टोरेज सैक्स हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करते हैं, यानी सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस एनिमल्स में स्मॉल साइज का होगा जबकि प्लांट सेल्स में कैसा होगा? लार्ज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? 50 to 90, अगर हम देखें ध्यान से इसको, ठीक है, तो 50 to 90% सेल वॉल्यूम का होता है किसमें? प्लांट सेल के वैक्यूल में। यानी कि अगर हम देखें तो सेंट्रल वैक्यूल जो है किसी प्लांट में, उसके में 50 to 90% का सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये पर्टिकुलर वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल नाम है, एक्सक्यूज मी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन भी आ गया, चलो देख लेते क्या कह रहा है। वेयर आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? ऑब्वियसली राइबोसोम्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है? हर सेल एक्वायर करता है अपना स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेंबर एंड ऑर्गेनेलीज इन स्पेसिफिक वेज. So the cell thus has a basic structure organization. This helps the cells to perform functions like respiration, obtaining nutrition, clearing of waste material or forming new protein. तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या बोला? फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल है. ये इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ गई, ठीक है. अब इसमें से कुछ कंटेंट मिसिंग है वैक्यूल्स का, जो मैं कल कवर कराऊंगी, आज आपको ब्रीफिंग के लिए दे दिया है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना.
सेल डिवीजन, ये कुछ दिन पहले एनसीईआरटी में ऐड किया गया है और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, अगर आप ग्रो कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो पुरानी चीजों को, डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर रहे हो, तो आपको सेल डिवीजन करनी पड़ेगी। और सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस मतलब है एक सेल से दो सेल का बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डाइप्लॉइड बनता है, ठीक है। और जब मियोसिस होता है तो उसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया माइटोसिस, इसमें क्या होता है, हर सेल मदर सेल जो होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट था, खाली इतना जान के रखिए। अब हमारे पास नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोसेस है, वो है गोल्गी अपैरेटस, ठीक। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहली बात तो याद रखो कि ये जो है किसने किया था, गोल्गी ने किया था, ये सबको पता है, इसमें कुछ नहीं याद करना है। याद आपको क्या करना है कि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जिसमें फ्लैट सैक्स है। फ्लैट सैक्स मतलब इसमें कोई बेस नहीं होगा, ऐसे चपटे से होंगे, ठीक। उसके बाद इसमें सिस्टम्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हवा में मत लेना। सिस्टम्स होता है, वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। और इनका कनेक्शन होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, यानी कि जो ईआर स्ट्रक्चर था आपका उसको कनेक्ट करता है कौन, गोल्गी अपैरेटस, ठीक। Therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। मोटा मोटा याद रखो कि कनेक्शन होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है ईआर के पास वो पैक्ड है और डिस्पैच हो जाता है कई सारे टारगेट से इन एंड आउट, यानी कि पैक करके ऐसे डिस्पोज कर दिया सेल के अंदर से बाहर की तरफ, सेल के अंदर से बाहर की तरफ, यानी ईआर से उठा के साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से उठा के ईआर में, ठीक। उसके बाद देखिए वही लिखा है, इंक्लूड क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है प्रोडक्ट्स की वेसिकल्स में, और कुछ केसेस में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर, मैंने अभी बताया था ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में चेंज हो रही है, किसके में, गोल्गी अपैरेटस में, ठीक, इन द गोल्गी अपैरेटस। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से पूछा जाता है कि गोल्गी अपैरेटस जो है वो क्या करता है, वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। अब हम नेक्स्ट, अभी आया था एनडीए लास्ट ईयर के फर्स्ट वाले पेपर में आया था, सेकंड वाले पेपर में आया था, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो। देखो ये जो टॉपिक है ना, इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है जितना कॉम्प्लेक्स आप लोग बना देते हो। इसमें सिंपल याद रखिए, अगर एक सेल है वो स्वेल कब करता है, स्वेल करेगा, ठीक है। अगर मैं करूं, जब जो बाहर का मीडियम है, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट कैसा है, आउटर इन्वायरमेंट में जो वॉल्यूम है यानी जो चीज है वो हाई है और अंदर लो है, ठीक। तो आउटर से इन मूव करता है तो सेल क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक। उसी चीज में अगर आउटर इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट में कोई लिक्विड है, वो हाई है, एक सेकेंड, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट में कोई लिक्विड है वो हाई है, यानी कि यहाँ पे वो चीज हाई है, तो यहाँ पे वो चीज अंदर की तरफ मूव करेगी। अगर ये लो है तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, ये स्वेल हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस की कंडीशन है ये, ठीक। अब उसी संग में दूसरी कंडीशन है, उसमें बोला गया कि ये क्या है, ऑलरेडी इसमें क्या है, हाई लिक्विड है और यहाँ पे लो लिक्विड है, तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये सेल क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, ये श्रिंक हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई, बेसिक समझ इतना पड़ा था, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और यही चीज में एक चीज और है, अगर ये सेल है इसमें बराबर की मात्रा में बाहर का मीडियम सेम है एज इनसाइड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में क्या होगा, नो एक्सचेंज टेक प्लेस। इतनी बात समझ में आ गई, इसको अभी भी मैं कह रही हूँ, इसको पहले सेव कर लो, फिर मैं एक चीज बताती हूँ। ये तो हमने पढ़ा कि मैम ये तो आपने बेसिक बताया, अब एनसीईआरटी किस हिसाब से समझती है, समझिए। एनसीईआरटी कहती है आप सल्यूट को कंसीडर करिए, सल्यूट के हिसाब से आप पढ़ोगे। आप वर्ड देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, है ना,
यानी सिंपली क्या कहा कि अगर हम बोलें कि अगर मीडियम है और उस मीडियम में क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मीडियम कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है, मीडियम कैसा है, डाइल्यूट है। और उसी के कह रहे हैं कि अगर मीडियम डाइल्यूट है तो सेल क्या करेगा, सेल गेन्स वाटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पानी जो है यहां से यहां जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट में सेल जो होगा गेन कर लेगा वाटर। ठीक, अब दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली है, वहीं पे देख लीजिए, उसी जगह पे अगर मीडियम में एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन है और कोई भी नो नेट मूवमेंट, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस तरह का सोल्यूशन आइसोटोनिक होगा। यानी इन्होंने क्या बोला कि अगर ये दो सेल हैं, ये आउटर एनवायरमेंट है, ठीक है, और दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यानी सेम है, तो उस केस में नो नेट मूवमेंट। ठीक, अब तीसरी कंडीशन क्या बोली है वो देखना। तीसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर आपके पास सेल है, अब यहां पे मैं आपको रीड भी करा दे रही हूँ, वो बोल रहा है कि अगर मीडियम के पास लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है सेल से, यानी आपका सेल है, ठीक है, उससे जो कंसंट्रेशन है वाटर की, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो कैसी है, लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन किसकी है, वाटर की। तो क्या होगा, वाटर अंदर से बाहर आएगा, तो वाटर जो अंदर है, यानी सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो वाटर जो है अंदर से बाहर आएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वो श्रिंक कर जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें देखिए एक चीज आपको बताई गई, इसको आपको बहुत ध्यान देना है, इसको देखने की कोशिश करना, इसको मजाक में मत लेना। इन्होंने क्या बोला है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस दिस इन बोथ द डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। ठीक, अब इसमें क्या है, नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल एंड सेल लाइकली टू सेल अप। ये किसके लिए बोला, इस वाली कंडीशन के लिए बोला, कि क्या बोला कि वाटर तो मूवमेंट दोनों तरफ होगा, लेकिन सादा पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाएगा, यानी गेन कर लेगा वाटर। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कि मीडियम अगर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, तो वहां पे कोई भी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी, तो सेल मेम्ब्रेन में, तो ऐसा सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा, जो सेकंड केस बताया था। ठीक, अब थर्ड केस में क्या कह रहा है कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज गोइंग आउट, देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट, इसका मतलब सेल जो है सेम साइज का रहा। तो ये जो है एक पॉइंट आया, ठीक है, ये एक पॉइंट आया। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इस तरह के सोल्यूशन को, यानी जिसमें ऐसे याद रखो कि हाइपो है, तो सेल क्या कर रहा है, स्वेलअप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला सेल लाइकली टू स्वेलअप। ठीक, अब वहीं पे हाइपर है तो सेल श्रिंक कर रहा है। ठीक है, इतना याद रखना। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब सिंपली है कि आउटर इन्वायरमेंट में वाटर क्या है, ज्यादा है, वाटर इज हाई कंसंट्रेशन। और इस वाले क्लास में क्या है, हाइपर में क्या है, हाइपर में सेल श्रिंक कर रहा है, यानी वाटर कंसंट्रेशन हाई है सेल में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइसोटोनिक में तो बता ही दिया था। अब इसको सेव कर लो तुरंत। ठीक है, इसको जैसे ही यहाँ पे आप सेव करोगे, आपके पास ये चीज क्लियर दिमाग में हो जाएगी, कभी भी कंफ्यूजन इसको लेके नहीं करनी है। ठीक, अब उन्होंने एक प्यारी सी बात बोली है, वो देख लो कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस मोर वाटर लीव्स द सेल, द सेल विल श्रिंक। अब इसमें एक पॉइंट बहुत बोला है, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्मोसिस अलग है, तो आप सिंपली बोलोगे ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अभी यहीं पे मार्क कर दे रही हूं। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर भी लिख दिया और यहाँ पे स्टार बना दे रही हूँ। दोनों लाइनें आराम से देख लेना और ये तीनों कवर जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो अब क्लीन करते हैं। अब आ जाए जरा अपने नेक्स्ट सेक्शन पे।
कुछ चीजों को ध्यान दे लो। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कई सारे वाटर गेन कर लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उनमें ऑस्मोसिस होता है। जबकि वाटर अगर प्लांट रूट से लिया जा रहा है तो वहां पे ऑस्मोसिस होता है। यानी दो एग्जांपल आपके ऑस्मोसिस के हैं। एक किस में आ रहा है कि अगर यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर के कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर प्लांट को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट सेल्स के थ्रू वाटर गेन कर रहा है, तो वो ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट इज वाटर अगर प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर ले रहा है तो वो क्या है, ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बड़ा स्टार मार्क कर लीजिएगा। डिफ्यूजन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम गैसेस का एक्सचेंज करना हो, वाटर का करना हो लाइफ ऑफ सेल में, तो डिफ्यूजन है। तो वाटर के केस के लिए हमने उस डिफ्यूजन को क्या बोला, यानी डिफ्यूजन क्या हो रही है, जब डिफ्यूजन वाटर के केस में हो रही है तो वो ऑस्मोसिस है, और वही डिफ्यूजन अगर किसके केस में हो रही है, गैस के केस में हो रही है, तो वो डिफ्यूजन है। ठीक है, जनरल डिफ्यूजन है। अब क्लीन कर लें, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं जो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है जिसको लिपिड्स और प्रोटीन्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड प्रोटीन्स कहाँ से बने थे, याद करो, ईआर से बन रहे थे, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर क्या कह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो सेल को एनगल्फ करने के लिए फूड, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही फूड वो इंगल्फ कर रहा होता है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चीजें छोड़ रहा होता है। जब वो इंगल्फिंग करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें याद रखना है वो है एंडोसाइटोसिस, जिसमें वो क्या करता है, सेल इंगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको फिर से सेव कर लो। उसके बाद सिंपली इन्होंने एक बात और बोली है कि अमीबा जो है, ठीक है, इन्होंने उसके साथ एग्जांपल भी दिया कि किसकी बात कर रहे हैं, अमीबा जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू रहता है, यानी एंडोसाइटोसिस के थ्रू अगर कोई चीज रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी अमीबा में देखने को मिलेगी। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कवर कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 100% कह रही हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अब मैम इतना समझा लिया, अब हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव बताइए। चलिए आपके लिए कंस्ट्रक्टिव कुछ ले आते हैं, आ जाइए खेलते हैं, है ना, कल पढ़ाया था। चलो अब इसमें जल्दी से देख लो। आपको सिंपली बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है लिविंग सेल्स जो हैं, लिविंग सेल्स में डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी से सोच लीजिए। अब हम डिसाइड करें, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर कौन सी होती है, कि सेल इन्वॉल्व जो करती है ऑर्गेनली जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में, अभी पढ़ा था जस्ट अभी, किसने करा आप बताइए, सिंपल शुगर में गोल्गी अपैरेटस। अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बोलते हैं तो हमारा आंसर प्लास्टिड्स जा सकता था। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि किसमें कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्गी अपैरेटस। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आंसर फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन अभी आपने पढ़ा था, स्टोरेज करता ही करता है, टर्जिडिटी रिजिडिटी सेल को देता ही है, वेस्ट एक्सक्रीशन करता ही करता है, लोकोमोशन का काम नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला नॉट अ फंक्शन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोकोमोशन। ठीक है, बाकी तीनों चीजें उसके फंक्शन हैं। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, जल्दी से, अमीबा जो है एक्वायर करता है फूड थ्रू प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू, जल्दी से बताइए, अभी आपने पढ़ा एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अगर बोलते कि एक्वायर करता है और बाहर निकालता है किसके थ्रू, तब आप एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस लिखते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ पूछा गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू ले रहा है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली डज नॉट पॉसेस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसमें नहीं होता है, न्यूक्लियोलस में होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ कहा गया है किसमें नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, आंसर विल बी राइबोसोम। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये कल मैंने पढ़ाया था तो उसमें कवर भी किया था। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली डज नॉट पॉसेस ओन जेनेटिक, खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। भाई एक बात याद रखो, न्यूक्लियस तीनों जो है ना ये नॉन लिविंग है और इसके पास खुद का डीएनए नहीं होता है, डज नॉट हैव ओन डीएनए, तो आंसर विल बी राइबोसोम। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसका आंसर राइबोसोम था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली कह रहा है, थोड़ा लंबा है, मैंने अभी समझाया है, ध्यान से देखो, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसने नहीं देखा प्लीज देख लेना।
Consider the following statement regarding osmosis. Osmosis. If the water potential of the solution surrounding the cell is too high, the cell shrinks. अगर वाटर पोटेंशियल जो सराउंड कर रहा है वो बहुत ज्यादा हाई है तो सेल श्रिंक करेगा. अब दूसरा देखते हैं, अगर वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन का सराउंड कर रहा है सेल को बहुत लो है तो सेल स्वेल करेगा और बस्ट. और थर्ड कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कह रहा है कि ऑस्मोसिस को लेकर कौन सी बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल रहे इनसाइड द एनिमल बॉडी. फिर कह रहा है एनिमल सेल में वाटर पोटेंशियल फार एक्सीड्स द सोल्यूशन सल्यूट पोटेंशियल. अब इसमें अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए कि वो कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल मेंटेन करके रखे और उसके लिए वो ऑस्मोसिस यूज करेगी. तो पॉइंट नंबर 3 इज राइट आंसर. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया हुआ है, सिंपली कह रहा है कि अगर ग्रोथ करनी है या रिपेयर कराना है डैमेज टिश्यू को तो वो किससे होगा. मैंने अभी आपको पढ़ाया था सेल डिवीजन में, ठीक. तो ये किससे होगा, सिंपली माइटोटिक सेल से ही होगा, मियोटिक से नहीं होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. अगर यहीं पे पूछा जाता साइट ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा टर्म को, तो उस पे क्या हो जाता, साइट ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या हो जाता, न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन. तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में. तो आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, इसी तरह मैंने दोनों बता दिए. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन पे है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है. ये 11th क्लास का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एक बार देख लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. एक बात याद रखो, रेड ब्लड सेल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है. ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना. दिस इज द आंसर. बाकी तीनों चीजें उसके साथ बैठ नहीं रही हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल. बैक्टीरिया को क्रिस्टल में बनाओगे तो मर जाएगा, बैक्टीरिया नहीं हो सकता. अमीबा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मर जाएगा. वायरस, स्पर्म भी एक तरह से एक मोटाइल चीज है जिसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथनिंग है. आंसर विल बी वायरस. क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वायरस कब एक्टिवेट होता है, वायरस जो है वो लिविंग कब होगा, जब वो किसी होस्ट में जाएगा. अगर वो किसी होस्ट में नहीं जा रहा है तो वो नॉन लिविंग में कंसीडर होगा. ठीक है, तो वायरस क्या है, नॉन लिविंग है. और जब वो किसी लिविंग में एंटर करता है, लिविंग में एंटर करता है एज, ठीक है, एज इन होस्ट, तो वो किसमें का लिविंग, वायरस लिविंग हो जाता है. ठीक है, अब इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं सेव कर रही हूँ अपने लिए. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर सेल स्वेल हुआ, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो किस कंडीशन में स्वेल होगा. The concentration of water molecule in the cell is higher than the concentration of water molecule in the surrounding medium. अगर सेल की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी हाइयर है तो वो स्वेल क्यों होगा, तो ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं. नेक्स्ट कह रहा है कि कब स्वेल होगा, द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज हाइयर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन इन द सेल. ऑब्वियसली तब होगा, कब होगा, अगर कंसेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल की जो सराउंडिंग मीडियम में है वो क्या होगी, ज्यादा होगी उस वाटर मॉलिक्यूल से जो कंसेंट्रेशन बाहर थी, तब वो स्वेल होगा. ठीक है, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि स्वेल कब करेगा, सेल विल स्वेल इफ, तो स्वेल विल स्वेल इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम मॉलिक्यूल इन द सेल इज हाइयर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम. तो ये एक सही सिचुएशन है जिसमें होना चाहिए. ये लीड करेगी बट ये होगी तब ये स्वेल करेगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. इसको मैंने अभी कवर किया है डिटेल में, देख लेना उसको. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम किसका बना है. कल ही मैंने डिस्कस किया था, आंसर विल बी डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन का. कल जो वीडियो डाली थी उसमें क्वेश्चन कवर्ड था, इसीलिए मैंने कहा था इसको अननेसेसरी क्वेश्चन के साथ फॉलो कराने की जरूरत नहीं. थ्योरी पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन अपने आप समझ में आने लगेगी. विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम. अब भी आपने राइबोसोम पढ़ा, राइबोसोम में क्या था, मैन्युफैक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल तो करता है, एंजाइम भी बनाता है क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है, लेकिन किसी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है और ना ही किसी स्टार्च मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है. ठीक है, तो आंसर विल बी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड. अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा नहीं रिलेटेड है, आपने अभी पढ़ा. इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. हाँ, ये बात तो अभी पढ़ी थी, ये तो बिल्कुल सही है. इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म. ये भी बात सही है कि हमने कहा था साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में भी चेंज करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी एक्सचेंज करता है. इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन. दिस विल बी द
आंसर, क्योंकि ये कौन करता है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। ये किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो दिस इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल, ये भी इसका आंसर है। तो अगर मैं इसको क्लीन करूं तो ये इसके फंक्शन है, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि नॉट, तो नॉट में जाएगा सी, क्योंकि ये साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेना, काफी क्वेश्चंस अपने आप आधे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एकदम सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी, तो ये होगी। अब बाकी देख लीजिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये कहीं से अब उस चीज में उस तरह से आ भी नहीं रहे। अब देखो नेक्स्ट, प्लाज्मोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मार्क कर लीजिए। प्लाज्मोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लाज्मोलिसिस में क्या कह रहा है कि किसको कहते हैं, देखो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, मान लो ये सेल है, ठीक। अब सेल है, अगर प्लाज्मोलिसिस प्लांट में होता है, ठीक। अब इसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक, और सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो अंदर का कंटेंट होगा, सेल का जो कंटेंट होगा, वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जो सेल कंटेंट अगर श्रिंक कर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, प्लाज्मोलिसिस। अब हम अगर इसको क्लीन करें तो इसमें कहीं दिया हुआ है श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हुई नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होता है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपो, हाँ ये हो सकता है, हाइपोटोनिक और सोल्यूशन है तो उसमें अगर श्रिंक कर जा रहा है या सिकुड़ जा रहा है तो वो चीज हो जाएगी क्या, आपकी प्लाज्मोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं फिर से बोल दे रही हूँ इस चीज को, बार बार देख लेना। प्लाज्मोलिसिस, देखो भाग रही है स्क्रीन, ठीक। प्लाज्मोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने पढ़ा था, मेम्ब्रेन की कोई बात नहीं आई थी यहाँ पे। मेन जो था हमने पढ़ा था लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विच सेल ऑर्गेनेली प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अभी मैंने ये बात पढ़ाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप मुझे फाइंड करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करने के बहुत ज्यादा काम आती है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आइदर इट विल बी गोल्गी अपैरेटस और इट विल बी लाइसोसोम्स। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड क्लास, हाँ, द प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब बताइए, प्रोटीन की बात हुई, लिपिड्स की बात हुई, अभी आधे घंटे से यही पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट रुकिए, माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये तो मतलब फालतू का क्वेश्चन था, इसमें कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ दिस इज नॉट बोला है, भाई कोई भी पेड़ है, हाइड्रा हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे कैसे हैं, प्लांट हैं। और प्लांट के पास क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, लोज की होती है, एक्सक्यूज मी, सेलुलोज की होती है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, नॉट बोला है, नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। तो दिस वोंट बी द आंसर। तो अगर हम इसको क्लीन करें तो आंसर विल बी बैक्टीरिया, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, यानी न्यूक्लियस के अलावा किसके किसके पास डीएनए होता है। मैंने बार बार समझाया है, न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास डीएनए होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ अगर एक ऑप्शन में और होता तो वो आ जाता प्लास्टिड, इसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं किचन ऑफ द सेल कौन सा है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल में वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो रफ में क्या होता है, रफ में प्रोटीन होता है, और इसमें क्या होता है, लिपिड्स प्लस फैट्स, ये पढ़ाया था अभी, ठीक। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बोला था, जल्दी से बताइए, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात हमसे बोली थी वर्चो ने। इन्होंने तो ये बताया था कि सेल्स जो है वो कई सारे सेल्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये हो गए वर्चो। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं इसमें गोला भी लगा दूं ताकि आपके कन्वीनियंस के लिए आ जाए। नेक्स्ट कह रहा है सेल थ्योरी किसने दी थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी किसने दी थी, शिल्डन एंड श्वैन ने, ठीक।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, 26 क्वेश्चन का रहा है। थ्योरी बताइए, थोड़ा लंबा है वीडियो, पेशेंस से देखना, नहीं समझ में आ रहा है थ्योरी छोड़ देना, क्वेश्चन लगाना, बट देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस आई एम एंडिंग टुडे सेशन। प्लीज कमेंट में लाइक शेयर करिए और ये भी बताइए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।